नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने नीति निर्देशक तत्वों पे चर्चा की थी कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, उनका क्या स्वरूप है, मौलिक अधिकारों से वे किस प्रकार भिन्न हैं, भारतीय संविधान में उन्हें क्यों अपनाया गया है। आज हम नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन करेंगे। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था बच्चों कि नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को कानून बनाते समय ध्यान में रखना होता है। और क्या इनका स्वरूप है, जैसे ये न्याय योग्य नहीं है, मौलिक अधिकारों से इनका स्वरूप काफ़ी भिन्न है। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और ये सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश होते हैं। आज हम उनका मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं बच्चों कि इसमें वैधानिक शक्ति का अभाव है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों की जो आलोचना की जाती है बच्चों, उसका सबसे पहला कारण ये है कि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शासन में मूलभूत तो माना है, लेकिन इन्हें वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की है। अर्थात अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन न करें तो कानून इस समय में या कोर्ट या न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अतः कुछ आलोचक ये कहते हैं कि ये तो केवल एक नैतिक आदेश है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र हैं जिनको क्रियान्वित करना बहुत दूर की बात है। तीसरे जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये कहा जाता है कि एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अप्राकृतिक। बच्चों, हमने जो फर्स्ट ईयर में संप्रभुता का चैप्टर पढ़ा था तो संप्रभुता का तात्पर्य था कि उच्चतर आदेश जो निम्न सत्ता को आदेश दिए जाते हैं और संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व होता है। तो एक संप्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों की बात करना भी अप्राकृतिक सा प्रतीक होता है। एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक संप्रभुता संपन्न राज्य को कैसे आदेश दिया जा सकता है। तो इसलिए जो विधिवेत्ता है वो ये कहते हैं कि एक संप्रभुता संपन्न को राज्य को आदेश देना संभव ही नहीं है। अगली जो इसकी आलोचना की जाती है बच्चों, वो इस आधार पर की जाती है कि इससे संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि अगर नीति निर्देशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अगर मतभेद पैदा होगा, यदि शासन नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका में कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर विधेयक पे निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि यह शासन के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस प्रकार की घटनाएं कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच मतभेदों को जन्म देगी और इससे संसदीय प्रजातंत्र को गंभीर आघात पहुंचेगा। तो आलोचक ये इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन बच्चों इतना होते हुए भी नीति निर्देशक तत्वों का बहुत महत्व है। वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब क्यों माने जाते हैं, तो सबसे पहला तो बच्चों नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। भले ही इनको न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इन तत्वों का उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दलों के प्रहारों का भी सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थापिका के बाहर तो जब चुनाव होगा तो जो उसके निर्वाचक है उनको जवाब देना होगा कि भाई हमने क्या किया है इसके लिए। तो इसका महत्व है नीति निर्देशक तत्वों का, इस आधार पर आलोचना नहीं की जा सकती। दूसरा है बच्चों, भले ही उनको न्याय योग्य स्थिति प्रदान नहीं की गई हो, लेकिन नैतिक आदर्शों के रूप में भी नीति निर्देशक का तत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा को देखिए, फ्रांस में मानवीय और नागरिक अधिकारों की घोषणा को देखिए, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना, जिनको कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी उन देशों पर इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। फिर तीसरा है बेटा कि नीति निर्देशक तत्व शासन के मूल्यांकन का आधार प्रदान करते हैं।
शासक दल ने अपने मतदाताओं के लिए क्या कार्य किए हैं, उनको अपनी सफलताएं बताना पड़ेगा। और जो विरोधी दल है वो ये बताएगा कि सत्ताधारी दल ने ये कार्य नहीं किया और जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इस प्रकार से कार्य करेंगे कि सबका कल्याण हो सके। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है बच्चों, कि शासन के मूल्यांकन का आधार प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन भी माना जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमने बच्चों 1947 में प्राप्त कर ली, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरनी अभी बाकी है। सामाजिक आर्थिक क्रांति का मार्ग नीति निर्देशक तत्वों से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर संविधान की व्याख्या में भी ये सहायक है। संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, जिसका तात्पर्य है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उनके द्वारा निर्देशित होगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। निर्देशक तत्वों के पक्ष में ये बात स्पष्ट रूप से कही जाती है, भले ही कुछ संविधान निर्माता ये कहते हों, भय प्रकट किया था कि इसके आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते हैं कि वह निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है, लेकिन व्यवहार में ऐसी घटना की संभावना बहुत कम है, क्योंकि संसदात्मक शासन में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।